जिसके होने से मैं ख़ुद को मुकम्मल मानती हूँ, जिसके होने से मैं ख़ुद को मुकम्मल मानती हूँ, मेरे रब के बाद मैं बस अपनी माँ को जानती हूँ। आवाज़ की दुनिया के सुनने वालों को मेरा आदाब। पिछली दफ़ा हमने बचपन की कई सारी यादें ताज़ा की थी, है ना? अच्छा लगता है ना उन दिनों को याद कर। तो चलिए एक बार फिर से कुछ और यादों को ताज़ा किया जाए। आइए आप सब भी मेरे साथ टाइम मशीन में बैठकर उन्हीं दिनों में चलते हैं और पिछली बार हम जहाँ तक पहुँचे थे उससे आगे का सफ़र तय करते हैं। पिछली दफ़ा हम कहाँ तक गए थे? गाँव, है ना? हाँ, तो चलिए अब इस बार वहीं से आगे के सफ़र में मेरे साथ। तो भाई, स्टेशन की उस एक्साइटिंग जर्नी के बाद हम पहुँचे हमारे अपनों के बीच, हमारे गांव यानी पूना। ददिया ननिहाल सब यहीं था। दोनों तरफ के लगभग सभी रिश्तेदार भी यहीं। बारी बारी से दोनों जगह जाते थे हम लोग। दादी के घर जाते तो वहाँ की अपनी मज़ा। कैनाल क्या होता है ये दादी के घर जाकर पता लगा। कुछ दिन वहाँ रहकर सबसे मिलकर फिर ननिहाल जाना होता था। अंदर से तो मन में लड्डू फूटते रहते थे। अब बताइए ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो अपनी ननिहाल ना जाना चाहे? शायद ही कोई, मेरे ख़्याल में। यहाँ हमारे आने से पहले ही नाना आम की पेटी लाकर रख देते थे। वो 3, 4, 5, 6 डज़न से कम नहीं होती थी। और आम भी कौन सा, हापुस, अल्फांसो। जी हाँ, उस ज़माने में हमने ये खाया है। नाना की आदत थी एक बड़े से थाल में ढेर सारे आम काट कर सबको अपने सामने बिठाकर साथ में लेकर वो खिलाते थे। बाकी आम रस तो रहता ही था, यानी कुल मिलाकर मज़े ही मज़े। क्यों ना हो भाई, मेरी मम्मी नाना की लाडली जो थी, और ऊपर से मम्मी की दादियाँ भी साथ ही रहती थी। तो जिसे कहते हैं ना, नाज नखरे वाली ज़िंदगी, बस वैसी ही ज़िंदगी थी मम्मी की अपने मायके में। हम भाई बहन भी खूब मज़े करते थे, खूब एंजॉय करते थे। नाना ने, मामू ने, कज़न्स ने बहुत लाड़ प्यार दिया। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं करते थे। अल्लाह अच्छा रखे उन्हें। आपको एक बात पता है, हमने अमराई से आम तोड़कर भी खाए हैं। क्या दिन थे वो भी। तो जी, इसी तरह अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ अपने नानी दादी के यहाँ बिताकर हम लोग वापस अपने घर आने की तैयारी में लग जाते थे। आपको पता है एक बात, मेरी मम्मी की जो दादी थी ना, वो गोदड़ी सिलती थी। अब मुझे ये सब देखना बहुत अच्छा लगता था। कितने कितने किलोमीटर तक वो लोग पैदल चलते थे, सोच की भी हैरत होती है। ये गोदड़ी की बात यहाँ मैंने ख़ास तौर से इसीलिए की क्योंकि अब ये चीज़ बाहर के मुल्कों में बहुत पॉपुलर हो रही है। नेट पर जब ये सर्च किया तो मैं सब बस देखती ही रह गई। पहले मैं इसे अपने सामने बनते हुए देखती थी, और अब वही चीज़ नेट पर मिलने लगी, वो भी ऑर्डर देने पर। अब तो वैसी बेडशीट्स भी आ गई हैं मार्केट में। सच में हमारी पुरानी कला रिवाइव हो रही है। बस तो फिर वो दिन भी आता था जब हम वापस स्टेशन जाने की तैयारी करते थे। मम्मी की दादियाँ हमसे पहले स्टेशन पर पहुंच जाती थी और वहाँ हमारा वेट करती थी। मैं ये सब बहुत गौर से देखती थी, कैसे वो लोग डिब्बे के बाहर खिड़की के पास खड़े होकर मम्मी से बातें करते थे और वो लोग उनको, मम्मी को समझाते थे अपना और हम सब का ख्याल रखना, अच्छी से रहना। ये सब करते करते वो बार बार अपने पल्लू से अपनी भीगी आंखें भी पोंछती रहती थी। मम्मी का भी यही हाल होता था। फिर धीरे से अपने पल्लू में बंधे हुए कुछ रुपए मम्मी की दादियाँ उनके हाथ में रखती थी। मम्मी मना भी करती थी, पर फिर वो अपनी कसम देकर ज़बरदस्ती पैसे उनके हाथ थमा देती थी और रोते रोते कहती थी, जब अगली बार तो आएगी तो पता नहीं मैं रहूँगी या नहीं। ये सुनकर तो मेरी आंखें भी नम हो जाया करती थी। क्या कहेंगे आप इस प्यार को, उस ममता को? कह पाना बहुत मुश्किल है, बस महसूस ही किया जा सकता है। बस फिर इंजन की सीटी होती और हम हमारे अपनों को प्लेटफॉर्म पर हाथ हिलाता छोड़कर आगे बढ़ जाते, वापस अपने घर की ओर। घर पहुंचकर कुछ दिन लग जाते थे हम सबको सेटल होने में। फिर अपनी लाई चीज़ें अपने दोस्तों को दिखाते थे। वो सब भी यही करते थे,
अपने अपने गांव के किस्से कहानियाँ एक दूसरे को सुनाते थे। उस ज़माने में अल्फांसो महाराष्ट्र के बाहर इतना फेमस नहीं था, और जब हम भाई बहन हापुस बोलते थे, अल्फांसो या हापुस उन लोगों को कहते थे कि हमने हापुस खाया, तो हमारे फ्रेंड्स बड़े अजीब सी नज़रों से, बड़ी सवालिया नज़रों से हमें देखते थे। शायद मन में सोचते होंगे, पता नहीं क्या कौन सा आम है, पता नहीं क्या हापुस हापुस बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। पर हमें क्या, हम लोग तो लगे रहते थे अपनी बातें बताने में। बचपन तो ऐसा ही होता है, सादा सा, भोला सा। आपको पता है, हम लोग स्कूल खुलने के कुछ दिन पहले ही घर वापस आ जाते थे ताकि आगे की तैयारी कर सकें। अरे हाँ, मुझे एक मज़ेदार किस्सा याद आ रहा है। अगर मैं आपको ये सब नहीं सुनाऊं तो शायद अपनी बचपन की ये कहानी अधूरी रह जाएगी। तो चलिए मैं आपको वो बात सुनाती हूँ। हम लोग BHL क्वार्टर्स में रहते थे, और गर्मियों में जैसे कि आपको पता है, सबके पेरेंट्स गेहूँ होता है ना, गेहूँ खाने का, जो उसको पूरे साल के लिए स्टोर करके रखते थे। कोई 2 क्विंटल लेता था, कोई 3 क्विंटल लेता था, कोई उससे ज़्यादा भी लेता था। और अब मैं बात ज़रा उन आंटी की करती हूँ जो बिल्कुल हमारे घर के सामने रहती थी। असल में वो कर्नाटका से थी। तो क्या करती थी वो, ऐसा कि वो क्या करती थी, सारे मोहल्ले के बच्चों को अपने घर खेलने के लिए बुलाती थी, और हम सब भी अपनी वानर सेना लेके बड़ी खुशी खुशी उनके घर चले जाते थे। तब तो हम लोगों को वो हमको बिठाती थी, आओ बैठो, हम सबको एक जगह बिठा देती थी। और हम सबको क्या करती थी पता है, वो पिक्चरों की स्टोरीज़ होती है ना, मूवीज़ की पिक्चर जो देखते हैं ना अपन थिएटर में जाके, हॉल में, वो उसकी स्टोरी सुनाती थी। अब उस ज़माने में तो बच्चों को ज़्यादा कोई फ़िल्म दिखाने ले जाता नहीं था, तो हमारी पूरी बंदरों की टोली बड़े ध्यान से ये कहानी सुनने बैठ जाती थी। और फिर शुरू होता था आंटी का स्टोरी नरेशन टाइम। भाई गज़ब की कला थी उनमें। पिक्चर कैसे शुरू हुई, अमिताभ बच्चन के एक एक डायलॉग, इंटरवल, क्लाइमैक्स, एंड, सब कुछ इतना अच्छी से सुनाती थी कि क्या बताऊं। भाई वाह। अब आपको क्या लगता है कि क्या वो हमसे इतना प्यार करती थी या कोई ऐसा चैरिटी वगैरह करती थी जिसकी वजह से वो हमें स्टोरी सुनाती थी? ना जी ना, इसके पीछे होती थी उनकी एक सोची समझी चाल। और वो पता है क्या है आपको? वो थी उनकी 3 क्विंटल गेहूं की बुनाई, चुनाई और सफाई। क्या चाल थी उनकी, क्या स्मार्ट वर्क। अरे वो डायलॉग है ना शोले का, वो कि बसंती जब तक तेरे पाँव चलेंगे तब तक इसकी सांसें चलेंगी। बस ऐसा ही कुछ हाल था हम सबका वो स्टोरी सुनने का, कि भाई जब तक हमारे हाथ चलते थे तब तक आंटी की स्टोरी चलती रहती थी। जहाँ हमारे हाथ रुके आंटी वहीं पे अपना पॉज बटन प्रेस कर देती थी। बहुत अच्छी से खेलती थी वो हम लोगों के साथ। कई बार तो एक ही पिक्चर की स्टोरी पूरे गेहूं साफ़ होने तक चलती थी, या फिर कभी कभार खूब सारी पिक्चरों की स्टोरी हमें सुनने को मिल जाती थी। पूरे गेहूं साफ़ हो जाते थे उनके, और हमें भी ढेर सारी मूवीज़ की स्टोरी मिल जाती थी। किसी मज़ेदार किस्से थे ना हमारे बचपन के। जैसा आपको पता ही है, रमज़ान का आखिरी अशरा भी चल रहा है और ईद भी करीब ही है, तो क्यों ना अपने बचपन की ईद की यादें भी ताज़ा कर ली जाए। मैं अपने अब्बा की लाडली बिटिया थी, इसलिए मेरे लिए तो ईद ख़ास ही थी। कितने सारे कपड़े बनते थे मेरे। मम्मी ईद के दिन कितने प्यार से शुरकुरमा, बिरयानी, दही बड़े, छोले, गुलाब जामुन बनाया करती थी। और अब्बा और भाइयों के दोस्तों का तो घर में तांता सा लगा रहता था। 3 दिन तक खूब जम कर चहल पहल, और मुझे खूब जम की ईदी भी मिलती थी। आपको पता है अब्बा BHL में थे, वहाँ जॉब करते थे, और हम सब भोपाल में रहते थे। हालांकि मम्मी और अब्बा दोनों पूना के थे, पर शादी के बाद वो दोनों वहीं सेटल हो गए। पर आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि ईद के दिन जितने मिलने जुलने वाले लोग हमारे घर आते थे, उतने तो आसपास और यहाँ तक कि जो ख़ास भोपाल के लोग थे उनके घर नहीं आते थे। और ये बात मैं हमेशा अपने अड़ोसी पड़ोसियों से सुनती थी। तो सोचिए अब्बा का नेचर कैसा होगा। कितने मिलनसार, कितने जॉली थे अब्बा। मम्मी ने भी उनका भरपूर साथ दिया। रिटायर होकर भी हमारी फैमिली भोपाल में ही रही, और अब्बा के जाने के बाद
मम्मी ने भी अपना घर और भोपाल नहीं छोड़ा। वो हमेशा कहती थी मेरे हस्बैंड जहाँ हैं मैं वहीं रहूँगी। सोचिए, अब्बा और मम्मी ने अपनी पूरी ज़िंदगी भोपाल में ही गुजार दी एक साथ, और उनका नसीब तो देखिए कि आज दोनों एक ही कब्रिस्तान में, बस थोड़ी सी ही दूरी पर, अपनी अपनी आराम गाह में सुकून की नींद सो रहे हैं। मेरे लिए ये दोनों मोहब्बत की जीती जागती मिसाल है। खुश नसीब मानती हूँ मैं ख़ुद को, जो अल्लाह ने मुझे इतने प्यारे माँ बाप दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र मनाओ उस रब का उतना कम। खैर, आप सबको इमोशनल करने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है, इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि जब भी और जितना मौका मिले उतना प्यार करिए अपने माँ बाप को, खूब ख्याल रखिए उनका। अगर वो बीमार है तो दिल से उनकी खिदमत कीजिए। और आप सब हमेशा मेरी तरफ़ से एक ही दुआ देती हूँ, खुश रहिए, सलामत रहिए, सेहतमंद रहिए, और अगली मुलाकात तक अल्लाह हाफ़िज़।